हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली दिसंबर का महीना जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। साल खत्म हुआ है तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि पूरे साल में क्या क्या हुआ। आज हम उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अगेन ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मुश्किल हो जाता है इसके बिना एक अच्छा आंसर लिख पाना। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो जो है टेलीग्राम के ऊपर मिलती है, उसको डाउनलोड कर सकते हो आप। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे ये नंबर्स हैं, हम लोग का इंस्टाग्राम है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ प्रीलिम के फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, याद करने हैं। दैट इज जैसे कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस को, जो हिमाचल के चीफ जस्टिस यहाँ पर बने हाई कोर्ट के, उनको ओथ दिलवाई। कौन है ये? तो इनका नाम जो है जस्टिस GS संदावालिया है। और हमारे ये कौन है, गवर्नर कौन है? तो इनका नाम जो है शिव प्रताप शुक्ला जी है। तो ये दो फैक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। ये वापस से न्यूज़ में था कि हम इसको वापस से बनाएंगे। इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूँ ना तो कोई मतलब 50 साल पहले कहीं ये बात हुई कि हम इस तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे पानी का फायदा होगा। बेसिकली अगर ये आपका सिरमौर है तो इसके बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है गिरी हाइडल प्रोजेक्ट। यहाँ जैसे है उससे कुछ 5-7 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, वहाँ पर हमने रेणुका डैम प्रोजेक्ट बनाया है जिसको हम पानी स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। जो भी उसमें पानी रहेगा उससे बाकी के स्टेट्स हैं उनको भी फायदा होगा। तो सबसे पहला कुछ प्रीलिम फैक्ट्स के रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पे है? तो ये गिरी नदी पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बाकी जब होगा, जब ये बनेगा, सब कुछ होगा, बाकी चीज़ें आप तब पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें छोड़ सकते हैं कि कितना पैसा आया गया, ये आता जाता रहता है और इसमें जो है एडिशन रहता है। तो इतना सा हमने फैक्ट्स याद रखने हैं। कंप्लीशन बेसिकली हम चाहते हैं कि 2032 तक आते आते हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें। फिर क्या फैक्ट है इसमें कि इसमें जो वाटर शेयर है वो बहुत सारे और स्टेट्स का भी है, जिसमें से आप हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली भी है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। सबसे बड़ा जो वाटर शेयर है वो आपका यहाँ पर हरियाणा का है विच इज़ 47.8%। वैसे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो भी इन सारे ही स्टेट्स का जो है मिलकर यहाँ पर होगा। और दिल्ली के लिए मेन इसका जो फ़ायदा है या इसका जो मेन मोटिव है वो है दिल्ली की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अब नेशनल कैपिटल में बहुत सारा पानी जो है वो यूज़ होता है और हम लोग डेफिसिट देख रहे हैं, तो उसी के लिए बस इसको बनाने की बात की जा रही है कि ये गेम चेंजर रहेगा जब हम कैपिटल की है और इन स्टेट्स की बात करते हैं उनके लिए। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं हमारे? तो सबसे पहले तो आपस में स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो बन जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एनर्जी सेल्फ रिलायंस होगी। एनर्जी तो वैसे हम लोग कम ही इससे निकालने वाले हैं कंपैरिजन में, और आसपास हमारे पास में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। बट स्टेबलाइज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है, हमें रेजिलियंस के साथ में अपनी जो रिवर है उसको रेगुलेट करना है। ये सारी इसमें हम लोग बातें कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या होंगे? तो जो एक डैम प्रोजेक्ट में, एक डैम को ना डिजास्टर कहा जाता है, रेसिपी ऑफ डिजास्टर, वो भी हिमालयाज में, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं, अनस्टेबल हैं, अर्थक्वेक जो हैं सिस्मिकली एक्टिव हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो एनवायरमेंटली तो इनको रेसिपी ऑफ डिजास्टर कहा जाता है। फिर रिहेबिलिटेशन इश्यूज रहते हैं, डिले फैक्टर्स, एंड देन कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बाहर से लोग आते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा बनता है, वो सारे चैलेंजेस। तो ये हमारे पास था। लेकिन अगेन अगर हम इसके थोड़े बहुत पॉजिटिव देखें तो पहले तो वही था कि वाटर क्राइसिस जो है उसको मैनेज किया जाएगा। फिर इसमें हम लोग जो सिरमौर का कल्चर है वो आसपास जो है शोकेस करने के लिए एक तरीके का टूरिस्ट स्पॉट्स जो है या टूरिज्म जो है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2-3 महीने से ये लाइन में चल रही है, ये बहुत पहले बात होनी शुरू हो गई थी। तो बेसिकली हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे और जो तिब्बतियन स्कूल्स हैं वहाँ पर एनरोलमेंट रेशो जो है वो बहुत कम हो रहा है। अब तिब्बतियन स्कूल्स की अगर हम बात करें तो दलाई लामा अगेन यहाँ पर आए 1959 में,
और उन्होंने जो कुछ स्कूल्स हैं वो इस्टेब्लिश किए कि तिब्बत का जो कल्चर है, तिब्बत का जो आर्ट आर्किटेक्चर वो सारी चीज़ें हैं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये स्कूल्स इस्टेब्लिश किए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका एनरोलमेंट रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। सेम वे हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ये ट्रेंड देखने को मिला। जो आपके ये प्राइमरी स्कूल आ गया और अपर प्राइमरी क्लासेस आ गई, इसमें हमने 60% का ड्रॉप देखा है। तो कहाँ से, ये आपके 2023 में 6 लाख हुआ करते थे, अभी जो है 2.36 लाख हैं। सेम वे अगर हम लोग अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो इसमें 50% का डिक्लाइन है। क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना है कि एनरोलमेंट रेशो कम हुआ है। सबसे पहले वाई, क्यों, इसके रीजंस क्या क्या हैं, फिर आता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो क्या आपके विचार हैं वो ज़रूर और भी सोचना है इसके बारे में। पर पहली चीज़ क्या आती है, टोटल फर्टिलिटी रेशो, ये ही डिक्लाइन कर रहा है। पहले अगर हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने दादा दादी को देखते हैं, वो कई कई बच्चे हुआ करते थे, 4-4 5-5। अभी जो है लोग 1-1 2-2 बच्चे करते हैं यहाँ पे। तो आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ही कम हो रहा है, तो एनरोलमेंट कम होना जो है वो स्वाभाविक है। इसमें आप डेटा कोट कर सकते हैं कि जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4-5, उसमें 1.9 1.7 और अभी जो है करंटली 1.5 हमारा टोटल फर्टिलिटी रेशो यहाँ पर है। ये है पहला रीज़न। फिर आ गया एडमिशन एज जो क्राइटेरिया है, ये तो चलो छोटा ही है, पर शिफ्ट टू प्राइवेट स्कूल्स एज वेल, कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे, प्राइवेट स्कूल्स तो फिर बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, साथ में वो खर्चे भी लेके आते हैं, पर बच्चों के लिए पेरेंट्स सोचते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, वो अंग्रेजी स्कूल में जाएं, अंग्रेजी में बात करें, वो वाली सारी चीज़ें जो हैं एडअप यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट कम हो रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है, जैसे कि स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, क्लस्टर स्कूल्स, बहुत सारी आपकी जो मेंबरशिप्स रहती हैं, स्कॉलरशिप्स रहती हैं बच्चों के लिए कि लैपटॉप देने हैं, फ़ोन देने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं, जो गवर्नमेंट अपना एक तरीका है कि धीरे धीरे एनरोलमेंट जो है उसको इंक्रीज यहाँ पर करे। फिर आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है NIT हमीरपुर जो है वो यहाँ पर एक जो इनकी चैम्पियनशिप रहती है, ऑल इंडिया NIT स्टाफ एंड फैकल्टी क्रिकेट चैम्पियनशिप, इसमें सिल्वर मेडल लेकर आए हैं और ये आसाम में यहाँ पर गए थे। तो ये छोटा सा फैक्ट हो जाता है, जस्ट इन केस पूछ लिया जाए तो उसके लिए मैंने ये डाला है। आगे आ जाते हैं फर्स्ट 0R इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले आपकी पॉलिटी जो है, पॉलिटी वाला पार्ट खुद पढ़ना है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि अभी हमारा विंटर सेशन जो है वो 18 को शुरू हुआ था, 18 को हमारा विंटर सेशन शुरू हुआ था। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में चर्चा की गई, बातचीत की गई। जब भी इस तरीके से सेशन बैठता है तो पहले से एजेंडाज बनाए जाते हैं प्रॉपरली, जो आपके टॉपिक्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि किन चीज़ों पे बात होने वाली है। उसी में हम लोग क्वेश्चन आर भी देखते हैं, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड टॉपिक्स होते हैं। तो इसी के ऊपर कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो रह जाते हैं, इसके लिए 0R इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अब हिमाचल में पहली बार किया गया कि जो भी सेशन बैठेगा उससे 90 मिनट का एक और सेशन ऐड किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला, बोला कि अगली न्यूज़ में देखा हमने कि 106% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस हुए। ये जो 0R है, इसमें पहली जो सवाल पूछने वाली थी वो आपके लाहौल एंड स्पीति की MLA अनुराधा राणा जी जो हैं वो यहाँ पर थी। अगर 0R की मैं बात करूँ तो ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये हमने सेल्फ इम्प्रोवाइज किया है, इंडियन इनोवेशन लेकर आए हैं कि ये चीज़ हम लोग को ऐड करनी चाहिए। अब ये नहीं कि कोई भी खड़ा होगा कुछ भी पूछने लग पड़ेगा, जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पर जो है डाले जाएंगे, स्पीकर जो हैं वो अच्छे से पूरी सेशन को वहाँ पर मेंटेन करेंगे, देयर विल बी प्रॉपर डेकोरम, बट अगेन बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी। 1962 में जो है इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है जी, तो यही आपके मेन जो है हाइलाइट्स थे विंटर सेशन के। और भी बहुत सारी बातें की लेकिन उनका कुछ निकला नहीं। फिर नेशनल विधान एप्लीकेशन के बारे में बात की गई और कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, जैसे हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स है उसमें अमेंडमेंट आए और कुछ 1-2 चीज़ें थी, पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाए और मैंने नहीं करवाई हूँ। नेक्स्ट आगे हम लोग ये है पोंग डैम लेक। हम लोग जानते हैं कि ये एक रामसार इंटरनेशनल वेटलैंड साइट है। तो मुझे ही 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी पिछले 3-4 सालों में एक ही न्यूज़ पढ़ा रही हूँ मैं
कि ये जो बर्ड्स हैं ये कम हो रहे हैं। अपोंग डैम में बहुत सारे बर्ड्स जो है वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करते हैं। ये जो हैं, कभी मैं ऐसे पढ़ाती थी कि 1-1.5 लाख होते हैं, फिर ये आगे आ गए हम लोग, फिर मैंने बोला कि इस साल 90,000 आए और अभी अगर हम लोग देखें तो 83.55 ये जो इतने से बर्ड्स इस बार यहाँ पे आए हैं। इससे हमें पता क्या चलता है कि इन्वायरमेंट जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। बारिशें नहीं हुई हैं इस साल, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहे हैं। डिलेड माइग्रेशंस हैं, जो माइग्रेटिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और नई नई स्पीशीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। मालार्ड्स हैं, टफेट डक्स एंड लॉन्ग टेल डक्स, जो यूजुअली यहाँ पर नहीं होती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि द क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, और वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आने वाले सालों में देखते हैं कि किस तरीके से हम इन स्पीशीज़ को बचा पाएंगे और कैसे इसको आगे मैनेज किया जाएगा, राइट। ये जो बाकी की चीज़ें हैं ना, ये आपके नोट्स में हैं, तो ये वहाँ से पढ़ लेनी है। फिर आ गया भूभू जोत टनल जो है उसको क्लियर किया गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाली है यहाँ पे ताकि आपको पता हो, जैसे एचएस के प्रीलिम्स में पूछा हुआ था कि शिंकुला टनल जो है किस किस को कनेक्ट करती है, तो वैसे करके आपको बस पता हो ये किसको कनेक्ट करती है। एक तरफ मंडी का जोगिंद्रा नगर है और एक तरफ कुल्लू है। कुल्लू में बीच में कौन सी घाटी है? लग घाटी। कौन सी? लग घाटी। आपका जोगिंद्रा नगर, मंडी और कुल्लू को ये कनेक्ट करती है। सो बस इतना सा भूभू जोत टनल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तो क्या बोलेंगे, बड़ी अच्छी और बुरी एट द सेम टाइम ये न्यूज़ है कि इसमें हमारे पास पता है हमें क्या करना है, लेकिन कैसे उसको किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है बहुत सारे PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें मेन आपने सुना होगा, हिमुडा सुना होगा, फिर आपका HP पावर कॉरपोरेशन है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, HRTC तो चलो सबने ही सुना है। तो आपने काफ़ी टाइम से न्यूज़ देखी होगी, ऐसे लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे थे कि जो हमारा HRTC है, ये PSUs हैं, ये घाटे में हैं। तो कैग की जो रिपोर्ट आई 2022-23 की, उसने बोला कि यहाँ पर टोटल PSUs के ऊपर जो लॉसेस हैं इनके, वो इकट्ठे होकर 49 मतलब 5,000 आपके करोड़ के पास में यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसमें से 2 का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और HRTC है उसका ही 3,500 करोड़ जो है उसी का यहाँ पर ये लॉस है। बाकी जो है वो कुछ इनमें से प्रॉफिट में है, लेकिन मैक्सिमम टूरिज्म हो गया, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारे आपके लॉसेस में ही चल रहे हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं कि इसमें यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्यों है ऐसा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है अपना, पॉज कर लो वीडियो को, थोड़ा खुद सोचना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं HRTC की और आपका क्या है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन दोनों में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में सब्सिडाइज्ड पावर भी है और सब्सिडाइज्ड जो आपके ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन है वो भी है। यानी कि जो अगर आप बस में जाते हैं तो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको रिसेशन जो है वो भी दिया जाता है। उसके अलावा जो पावर है वो तो अगेन कि इतने यूनिट आएगी तो सस्ती आएगी, वो सारी चीज़ें। इसके साथ में क्या हुआ है, इनसफिशिएंसीज आ गई हैं। अब ट्रांसपोर्ट की HRTC का एग्जांपल लेते हैं। HRTC में कितनी सारी बसेस चलती हैं। बसेस जो है वो बहुत पुरानी है, ऊपर से हमारे साथ में क्या है, माउंटेन रीजन्स हैं, तो उनका वियर एंड टियर ज़्यादा है। वियर एंड टियर यानी कि प्लेन्स में जो बस चलती है और वहाँ पे जो बस चलती है उसमें दिन रात का फ़र्क है। हमारे पास में ड्राइवर्स बहुत सारे हैं, तो तनख्वाहें तो बहुत सारी जाती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग काम नहीं कर पा रहे। जो हमारी HRTC की बसेस हैं उनको अपडेट या अपग्रेड यहाँ पर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेल खाती है। एंड अगेन ये जो खर्चे हैं ये बढ़ते जाते हैं, लेकिन कमाई उतनी नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर तो सब्सिडीज़ लगी हुई हैं। सेम वे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी बात आती है। तो यहाँ पर पहले रीजन तो इनके सब्सिडाइज्ड पावर्स ही हैं, और फिर आते हैं इनसफिशिएंट एंड रेजिस्टेंस टू न्यू रिफॉर्म। कोई बड़ा, जैसे अभी हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आनी है, तो कैसे लेकर आनी है, कैसे उसमें आगे चेंजेस लेके आएंगे, वहाँ पर थोड़ी रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गए आपके कॉजेज। फिर आते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो यही होनी चाहिए कि ये जो फ्री पावर, ये वो सारी, अगर इनके लॉसेस को कम करना है तो इन पे थोड़ा सा इनको ठीक करना पड़ेगा। लाइक पॉलिटिकल प्रोमिसेस के ना चलते हुए इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में इनको जो है सब्सिडीज़ को विड्रॉ करना चाहिए। जो आपके ट्रैवल फेयर्स, ऐसे ग्रुप्स जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ज़रूरी नहीं है, उनको हटा सकते हैं। मर्ज लॉस मेकिंग PSUs, जैसे कि एग्जाम्पल भी है एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, इसको हमें HPMC जो हमारा
अपना HPMC है विच इज़ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन, इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग है लेकिन ये नहीं है, तो ये लॉस मेकिंग जो है इनको PSUs को हमें प्रॉफिट मेकिंग PSUs के साथ में ऐड कर देना चाहिए। ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ताकि अच्छे से मैनेज किया जा सके, एम्प्लॉयज़ के जो कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पर अच्छे से मैनेज किया जाए एंड वैसे करके इसको फिनेंशियल जो कंडीशंस हैं उनको बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं गवर्नमेंट रिफॉर्म्स या गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स रहते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि HRTC के साथ में भी बाकी जो बसेस हैं उनकी PPP मॉडल, ये यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अर्जेंसी ऑफ एन एक्शन एंड केपेबल लीडरशिप, अब ये जो PSUs हैं अगर अच्छे केपेबल लीडर्स इनको यहाँ पर दिए जाए तो वो आगे मैनेजमेंट यहाँ पर दे सकते हैं विद अकाउंटेबिलिटी। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कैग की एक और रिपोर्ट जो हिमाचल प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। तो बेसिकली इसमें बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में ना हॉस्पिटल्स हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं। बड़ी डिटेल्ड सी रिपोर्ट है जिसमें बात की गई है कि ये जो आपके स्पेशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ICU, IPD, इन बेसिस के ऊपर। ये जो स्टैट्स हैं ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक आइडिया जो है वो ध्यान रखना है इस चीज़ के ऊपर कि आप इस क्वेश्चन का इंटेंट समझिएगा कि अगर हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसमें कैसे इसको आगे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस है, जैसे कि शिमला आ गया और फिर आपका सोलन आ गया, तो यहाँ पर एक्सेस अवेलेबिलिटी है मेडिकल स्टाफ की, वेयर एज कंपैरिजन में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, यहाँ पर ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पर बेसिक सा रहता है, वे फॉरवर्ड है इसका, कैसे हम लोग इसको ठीक करें कि अगर हेल्थ केयर में क्राइसिस आए तो वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना होगा सबसे पहले एक्सेस वाला, और जो बिल्कुल यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं उसको मैनेज करना होगा, और भी जो बाकी चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, प्रोक्योरमेंट ईजी करनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो इसको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है तिब्बतियन कारपेट आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक हल्का सा आइडिया जो मैं आपको देती हूँ कि ये हैंडमेड आर्ट रहती है तिब्बत की, रग्स बनाए जाते हैं और हाथ से बहुत टाइम लगा के यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। अब ये हमारे जो दलाई लामा हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें 15,000 रुपये उन्होंने एक सोसाइटी में डाले, अभी जो है वो 3 करोड़ की यहाँ पर बन गई हैं। वही ये लोग जो आर्ट है वो यहाँ पर बनाते हैं। इसको ना हमें ऐसे भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। GS1 थोड़ा सा हमें आइडिया हो क्या होता है इसमें। ड्रैगन पैटर्न्स बनाए जाते हैं, एक ये वाला जो शेर है ये इम्पोर्टेंट है, टाइगर, तिब्बतियन टाइगर कारपेट, तो ये आपका रहता है, हाथ से बनाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन होता है तिब्बत के कल्चर का। तो इतना सही आपका न्यूज़ रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन ईयर एंड की ये एक रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स, जो भी बोलना चाहते हैं, कि एकदम से कोई कर्व आता है जहां पर हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है या फैटलिटीज देखे हैं। अगर बाय ईयर देखें तो 21-22 में जो है 131, 128, 97 एंड 39, तो डेथ्स तो कम हुई है डेफिनेटली। तो इसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग इतने सालों में देखते हैं तो 4,000 के पास में लोगों की जान सिर्फ रोड एक्सीडेंट से गई है। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है विच इज़ 560 डेथ्स, लाहौल स्पीति में लोएस्ट है विच इज़ 46 डेथ्स। अगर हम लोग देखें कि कहाँ पर हैं तो सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो हैं आपके मंडी में, और अगर हम लोग फैटलिटीज़ देखते हैं, डेथ्स देखते हैं, तो अगेन कांगड़ा जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पर है। क्या किया जाएगा इस रिपोर्ट से हम क्या करेंगे, तो बेसिक आइडिया ये है कि एक पैसा जो है वो एलोकेशन यहाँ पर रखा जाएगा अलग से, सिर्फ इन जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं इनको ठीक करने के लिए PW डिपार्टमेंट जो है वो काम करेगा, उसको थोड़ा चौड़ा करेगा, वहाँ पर कोई साइन लगाएगा, वहाँ पर कोई पैराफिट जो होते हैं वो लगाएगा, ताकि यहाँ पर हम लोग और इस तरीके के डेथ्स या फैटलिटीज़ ना देख सकें। सो ये आपकी एक रिपोर्ट थी। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ 29 ड्रग सैंपल्स। अब हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जिसको हम बोलते हैं BBN बेल्ट, बद्दी, बरोटीवाला एंड नालागढ़। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपकी मेडिसिन बनाती हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल जो हैं वो ड्रग्स में उनके सैंपल रहते हैं, वो सैंपल फेल हो गए यहाँ पर, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे अपने क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो यहाँ पर फेल हो।
ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है या इसको चेक करने की बात है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे कि आपने हेपरिन सुना होगा, ये ब्लड कोगुलेंट होता है कि ब्लड थिनर होता है, दोनों में से कोई एक होता है। मिथाइल कोलबेलामाइन इंजेक्शन है, ये दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं। अगर इनमें गड़बड़ होनी शुरू होगी तो फिर ट्रस्ट किसको करेंगे? बिकॉज अगेन सबसे पास में तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया यही आता है, बद्दी बरोटी वाला एंड नालागढ़, स्पेशली लाइक मैं ऊना सोलन वाले एरिया की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें इनको थोड़ा सा झाड़ा जाएगा और ये वापस से अपना काम जो है ठीक से करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे, रोड ब्लॉक इन ब्रिंकिंग कैंटोनमेंट्स टू म्यूनिसिपैलिटीज। अब जो कैंटोनमेंट्स होती है ना, ये आती हैं डायरेक्टली आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। इनका खर्चा, इनका मैनेजमेंट, वो जो भी है वो आर्मी वाले खुद ही करते हैं, और उसी लाइक मिलिट्री वाले जो हैं ये कैंटोनमेंट्स वाले अब खुद भी करते हैं। और इनमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, लाइक मतलब गवर्नेंस का ही डिफरेंस है। गवर्नेंस के लिए इनकी कमेटीज़ बनी होती है, उसका चेयरमैन होता है, ऐसे ऐसे करके। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे क्या हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, एक एक करके उनको देखेंगे। वो उनको हम म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेन हो, लैंड ओनरशिप हो, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, जब बनेंगे तो देख लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए, जैसे कि एक जो कैंटोनमेंट है हमारे पास कौन कौन से, सबाथू, कसौली, डगशाई, बिलाओ, बकलो और जतोग। जो योल है ये 2023 में इसने अपना कैंटोनमेंट का जो स्टेटस है वो शेड कर दिया था कि हमें ना जो गवर्नमेंट बहुत सारी वो देती है, आपकी स्कीम्स होती हैं, हम उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि हम कैंटोनमेंट स्टेटस में नहीं कर पाते, तो हम एक म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर नॉर्मली बनना चाहते हैं। उसी के लिए ये 2003 में इन्होंने शेड कर दिया था। सेम चीज़ें जो है बाकी के साथ भी, बाकी के जो ये कैंटोनमेंट्स है ये भी करना चाहते हैं। इसी के ऊपर ये वाद विवाद चल रहा है कि कैसे अगर ये इसमें आ गए तो जो प्रदेश की सरकार है उनका खर्चा बढ़ जाएगा, तो वहाँ तो पहले से ही पैसे नहीं है, तो उसी के बारे में बातचीत जो है ये की जा रही है। इनकी बाकी की जो चीज़ें वो पढ़ लेनी, जैसे सबाथू जो है वो सबसे पुराना कैंटोनमेंट है हमारा। जब भी आपके गोरखास गए थे 1815 में, तब हमने इसको उन्हीं के लिए इस्टेब्लिश किया था अंडर नसीरी रेजिमेंट। ठीक है जी, ये रहता है। और लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी कि हिमाचल प्रदेश का जो हाउस है विंटर सेशन बैठा था, उसमें जो है एक अमेंडमेंट लेकर आए हम लोग अपने लैंड रिफॉर्म्स या लैंड जो सीलिंग लॉ है उसमें। कौन सा ये है हमारे पास में ना, ये आपका मेंस का भी टॉपिक रहता है, मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ कि कैसे कैसे हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे ही हम इनको भी चेंज करते गए। इसमें से जो आपका सीलिंग्स एंड लैंड होल्डिंग एक्ट है, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है हिमाचलियों को। जैसे उत्तराखंड में देखो आप कोई भी जाके बस सकता है, ये वो चीज़ें अलाउ नहीं करता। ईजिली लैंड ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बैन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर बहुत सारी। तो ये जो हमने अमेंडमेंट की इसमें बेसिक आइडिया ये था कि कुछ ना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे राधा स्वामी सत्संग व्यास जो हैं, ये अब एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एक हॉस्पिटल था बोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये उसको ट्रांसफ़र करना चाहते थे महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को, तो ये उनको अलाउड नहीं था। इसी के लिए ये पूरा का पूरा वाद विवाद जो है हुआ कि गलत फ़ायदा ना कहीं कोई उठाए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कमाया करेंगी एक तरफ से, दूसरे वहाँ पर ट्रांसफ़र किया करेंगी, ऐसे करके। तो इसमें जो अमेंडमेंट लाई गई है कि वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक बार इस तरीके का जो डिसीजन है वो यहाँ पर ले सकती है। तो इससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, लेकिन इतनी रिजिडिटी भी नहीं है कि लोग सब कुछ ही लाइक मतलब ये कुछ इलीगल यहाँ पर पकने लग जाए या ऐसा बनने लग जाए। तो ये जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगेन डिटेल में थोड़ा खुद पढ़ना है ये, बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ को बहुत डिटेल में कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने एक बार जो अपना PDF है, मैगज़ीन है, उसको ज़रूर देखना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ नॉट देन यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं। So I wish you all the very best. Thank you for watching.